चैनल कहानियों के सच और वास्तविकता का दावा नहीं करती। चैनल कहानियों और किस्सों के माध्यम से अंधविश्वास नहीं फैलाती, ना ही अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। चैनल का उद्देश्य किसी भी धर्म संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। चैनल का हेतु मात्र मनोरंजन है। यह डरावनी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आलोक वर्मा शहर रांची के एक मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था और कॉलेज के हॉस्टल में ही रहता था। उस दिन जब वो कॉलेज से अपने हॉस्टल पहुंचा, तभी उसके गांव बंगरा से, जो शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, वहां से उसके पिताजी का फोन आया। पिताजी ने फोन पर बताया कि उसकी छोटी बहन शिखा की तबीयत कुछ खराब है। आलोक को अब गांव जाना जरूरी था, वो अभी आज ही। आलोक जानता था कि मेडिकल की पढ़ाई के कारण माँ बाबूजी को उनसे उम्मीद है। आलोक झट से बस स्टैंड की तरफ भागा, पर दुर्भाग्य से उसकी गांव जाने वाली बस निकल चुकी थी। अब जो बस बची हुई थी वह उसके गांव से 7 किलोमीटर पहले तक ही जाती थी और उस गांव से आगे अपने गांव तक जाने के लिए आलोक का कोई सवारी नहीं मिलने वाली थी। यह आलोक भी जानता था। यह 7 किलोमीटर उसे पैदल ही चलना था। शाम होने जा रहा था, मजबूरन आलोक उसी बस में बैठ गया। बस चल पड़ी थी और आलोक अपनी छोटी बहन शिखा के बारे में ही सोच रहा था। शिखा उससे मात्र 2 साल छोटी थी और उनका रिश्ता दोस्ताना था। दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे को बताया करते थे। उनके बीच कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता था। बस अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुकी थी। मजबूरन आलोक को उतरना पड़ा। उसने घड़ी देखी, 5:30 बज रहा था। फिर उसे अचानक ख्याल आया कि वो अपना मोबाइल तो जल्दीबाजी में हॉस्टल में ही छोड़ आया है। अब आलोक को पैदल ही 7 किलोमीटर अपने गांव बंगरा जाना था और तभी उसे एक ख्याल आया कि एक और रास्ता है, पगडंडियों वाला रास्ता। उस रास्ता से अगर वह जाता है तो बहुत जल्द ही गांव पहुंच जाएगा। वो रास्ता बहुत शॉर्टकट है और मात्र 2 किलोमीटर में ही गांव पहुंच जाया जाता है। परंतु तभी उसे ख्याल आया कि उस रास्ते पर तो गांव वाले ने कब से चलना ही बंद कर दिया है। एक तो वो रास्ता बहुत ही वीरान, सुनसान और खौफनाक था। दूसरा, वो रास्ता जहाँ समाप्त होता था, यानी वो पगडंडी जहाँ खत्म होती थी, वहाँ एक नदी मिलती थी जिसे लोग शापित नदी बोला करते थे। दरअसल इस नदी में उसके ही गांव के नहीं, अगल बगल और आसपास के कितने गांव के कई लोग डूब कर मरे थे। लोग कहते हैं कि उसमें आत्माओं का वास है और वही आत्माएं लोगों को डुबा के मारती है। पर आलोक थोड़ा निडर था और मेडिकल की पढ़ाई ने उसे थोड़ा बहादुर भी बना दिया था। वो शापित नदी की इन घटनाओं को पूरा बकवास और अफवाह मानता था। वो बेहिचक पगडंडी वाले रास्ते पर चल निकला। वो जाड़े का दिन था और सूर्यास्त भी जल्दी हुआ करता था। पगडंडियों पर जैसे ही आलोक ने आगे बढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे अंधेरा भी अब बढ़ने लगा था। कुछ दूर आगे बढ़ते ही आलोक को महसूस हुआ कि सच में यह रास्ता तो बहुत ही वीरान है, बहुत ही भयानक है। पूरे रास्ते में कहीं कोई इंसान क्या, कोई जानवर क्या, कोई पंछी तक नहीं दिख रही थी। परंतु आलोक आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे रास्ता और भी भयानक होता जा रहा था, और भी वीरान और सुनसान होता जा रहा था। अब आलोक मजबूर था, उसे आगे बढ़ना था, वो पीछे नहीं लौट सकता था। इसलिए आलोक अपने तेज कदमों से उस पगडंडी को पार कर रहा था। पगडंडियों को पार करते ही उसे सामने शापित नदी दिखाई दी। एक पल के लिए तो उसे भी डर महसूस हुआ, लेकिन फिर वह जान गया कि अगर इस तरह वो डरा तो ये शापित नदी उसे और डराएगी। आगे बढ़कर उसने शापित नदी में अपना पहला कदम ही रखा था कि उसके पूरे बदन में शिहरन उत्पन्न हो गया। उसके मन में बार बार ये आवाज आने लगा कि तुम गलत कर रहे हो, परंतु अब लौटा नहीं जा सकता था। मजबूरन आलोक ने दूसरा कदम भी नदी में रखा और इस तरह वह धीरे धीरे गहराइयों से बसता हुआ नदी के बीच में पहुंच चुका था। और तभी उसकी निगाह पड़ी कि कोई चीज नदी में बहती हुई उसके तरफ आ रही है। वो सफेद चीज थी। उसने ध्यान से देखा तो वह सफेद चीज तेजी से बहती हुई उसके करीब आ रही थी। अब तो आलोक सच में डर गया था। वह तुरंत नदी का उस पार जाना चाहता था, परंतु उसके पैर तो नदी में ही जम चुके थे। वो बहती हुई चीज जब उसके एकदम करीब आ गई तो उसने गौर से देखा तो वह एक लड़की थी जो पानी में बह रही थी। शायद वो मर चुकी थी। आलोक ने गौर से देखा, सच में उसमें कोई हलचल नहीं थी। अब आलोक अपना सारा हिम्मत बटोरकर नदी के अंदर से निकलकर
किनारे की ओर बढ़ना चाहा और उसने ऐसा किया भी। किनारे पहुंचकर वो अपने सांसों पर अभी कंट्रोल ही कर रहा था कि तभी उसे कुछ घुटी घुटी सी आवाज सुनाई दी। वो नदी से आ रही थी। उसने पलट कर देखा तो वो अचंभित रह गया। दरअसल जिसे वो लाश समझ रहा था वो लड़की तो जिंदा थी, तो वो अब डूब रही थी। वो अपने बचाव की अंतिम प्रयास कर रही थी और इसकी घुटी घुटी सी चीख उसे सुनाई दे रही थी। अब आलोक के सामने ये प्रश्न था कि वो क्या करे। उसने तुरंत फैसला लिया और सीधे नदी में छलांग मार दी और धीरे धीरे तैरता हुआ वो सीधे उसके करीब पहुंचा। वह डूब रही थी। उसने उसे संभाला, लेकिन डर से वो डूबने वाली लड़की उससे इस तरह लिपट गई थी कि आलोक को लगा कि वो खुद भी डूब जाएगा। किसी तरह बचते बचाते उस लड़की को लेते हुए वो नदी किनारे पहुंचा और एक सूखी जगह पर उसे लिटा दिया। लड़की अब बेसुध हो चुकी थी। आलोक ने एक नज़र उस बेसुध लड़की पर डाली। वो लड़की सच में बेहद खूबसूरत थी। पानी में भींगा हुआ उसका बदन, तरासा हुआ उसका शारीरिक अंग बहुत आकर्षक था। एक पल के लिए आलोक उसमें खो चुका था। उसकी सुंदरता, उसकी मासूमियत देखकर वो हैरान था। लग रहा था कि स्वर्ग से सच में मेनका उतर आई। पर तभी आलोक ने महसूस किया कि उस लड़की की सांस धीरे धीरे कम हो रही है, नब्ज शायद डूब रही है। तब उसने अपनी मेडिकल पढ़ाई के अनुसार उस लड़की को ब्रीथिंग देना शुरू किया, यानी कि उसके ओठों पर अपना ओठ रखकर अपनी सांस उसके सांसों में भर रहा है। उसका इस करने से उसे भी सिहरन उत्पन्न हो रहा था, लेकिन यह तो उसका कर्तव्य था। थोड़ी ही देर में लड़की की सांस ठीक से चलने लगी और सामान्य होने लगी और कुछ पलों बाद ही वो उसने आंखें खोलकर देखना शुरू किया। सामने आलोक को देखकर अब वो भी अचंभित। अब आलोक ने उसे सहारा देकर जमीन पर बैठाया और उससे पूछा कि वो कौन है। उसने कुछ देर रुककर बताया कि वो गुप्ता जी की बड़ी बेटी मोहिनी है। आलोक जानता था गुप्ता जी उसके ही गांव के थे और गांव के शुरुआत में ही उनका मकान पड़ता था। उसने मोहिनी से पूछा कि क्या वह चल सकती है। मोहिनी ने हामी भरी। फिर उसने सहारा देकर मोहिनी को उठाया। मोहिनी जैसे ही आगे बढ़ी उसके पैर लड़खड़ाने लगे। आलोक जानता था सापित नदी के ठंडे पानी में इतनी देर रहने के कारण उसके अंग शायद सुन्न हो चुके। वो उसे सहारा देकर आगे बढ़ रहा था। एक तरह से मोहिनी उससे लिपट कर चल दी। चलते चलते वो आखिर में गुप्ता जी के मकान तक पहुंच गया। अब वो चाहता था कि मोहिनी को उसको घर वाले को सौंपे, लेकिन मोहिनी ने इनकार किया। मजबूरन आलोक को मोहिनी को वहीं छोड़ना पड़ा। वो जैसे ही अपने घर की ओर मुड़ा, मोहिनी ने उसे धीरे से आवाज़ दी। वो फिर से मोहिनी के करीब किया। मोहिनी ने उसे धीरे से कहा कि क्या कल वो शाम को फिर से सापित नदी के किनारे आकर उससे मिलेगा। वो उससे मिलना चाहती थी। उसकी ये बातें सुनकर आलोक को अजीब लगा। अरे वो तो खुद चाहता था मोहिनी से दोबारा मिलना। सच में मोहिनी की सुंदरता ने उसे मोह लिया था। वो उसके आकर्षण में बंध चुका था। उसका यह निमंत्रण पाकर आलोक दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और अपने घर की ओर बढ़ चला। जब वो घर पहुंचा तो सभी लोग उसे देखकर खुश थे और उसकी छोटी बहन शिखा की तो बीमारी ही गायब हो चुकी थी। वो लोग बहुत देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। गांव का सारा हालचाल आलोक ने पूछा और फिर शिखा की बीमारी के विषय में भी पूरी जानकारी ली। और इस तरह उस रात जब वो सोने गया तो बिस्तर पर उसे बार बार मोहिनी का ही ख्याल आ रहा था। उसका वो मासूम चेहरा, उसकी वो सौंदर्य, उसका वो शारीरिक आकर्षण उसे याद आ रहे थे। वो मोहिनी के बारे ही सोच रहा था, लेकिन अब तक उसने घर में यह नहीं बताया था कि वो पगडंडियों का रास्ते होते हुए सापित नदी होकर ही आया है और रास्ते में उसे मोहिनी ही मिली है। और इन सब बारी बातों को छुपा चुका था, क्योंकि वो जानता था कि यह सब जानकर माँ बेवजह गुस्सा करेगी। खैर, किसी तरह दूसरे दिन सुबह वह उठा और नाश्ता करने के बाद उसने शिखा को पिताजी के बाइक में लेकर गांव से दूर एक डॉक्टर के पास गया, जहां डॉक्टर ने शिखा को चेक किया और बताया कि ठंड लगने की वजह से उसकी बीमारी बढ़ी हुई है। आलोक सारी दवाइयां लेकर शिखा के साथ वापस लौट रहा था। वापस घर आकर खाना खाने के बाद वो खलिहान की ओर घूमने चला गया। उसे तो इंतजार था बस शाम होने का, उसे इंतजार था अब रात होने का, उसे इंतजार था मोहिनी से मिलने का। और वो समय भी आ गया। शाम हुई, अंधेरा होने लगा और आलोक के कदम सापित नदी की ओर बढ़ चले। वो चुपके से सापित नदी की ओर
बढ़ता जा रहा था। वो जानता था कि सापित नदी के डर से गांव वाले इस तरफ नहीं आएंगे और रात को तो कदापि नहीं आएंगे। इस तरह से उसका मिलन स्थल बिल्कुल सुरक्षित था। जब वो नदी किनारे पहुंचा तो देखा कि पहले से ही मोहिनी वहां बैठी हुई है। वो जाकर मोहिनी के करीब बैठ गया। मोहिनी से पहले तो उसने इधर उधर की बातें की। मोहिनी उसे शहर के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी, वह उसे बताता गया। फिर धीरे से मोहिनी ने उसके हाथों में अपने हाथ डालकर कहा कि वह उसे प्यार करती है। यह सुनकर आलोक आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वो जो कहना चाहता था अब तो मोहिनी ने कह दिया था। सच में वो भी अब मोहिनी को चाहता था और यही कहने तो आज वो आया था। अब मोहिनी ने जब कह दिया तो उसकी भी सारी झिझक दूर हो गई। अब दोनों का प्यार का सफर उस सापित नदी के किनारे शुरू हो चुका था। अब दोनों मोहब्बत के सफर में आगे बढ़ चुके थे। अब यह इश्क का कारवां चल निकला था। दोनों आपस में लिपटे रहे, दोनों आपस में चिपके रहे और बातें करते रहे। जब रात अधिक हुई तब आलोक को लगा कि अब घर वापस चलना चाहिए। उसने मोहिनी से भी कहा कि चलो घर वापस चलते हैं, लेकिन मोहिनी ने इनकार कर दिया। वो बोली कि पहले तुम जाओ, पीछे से मैं आऊँगी। मजबूरन आलोक को अकेला ही वापस अपना घर आना पड़ा। घर आकर खाना खाने के बाद वो बिस्तर पर सो गया। उस रात उसे बार बार फिर से मोहिनी का ख्याल आ रहा था। उसका वो सौंदर्य, उसका वो आकर्षण उसे खींचे जा रहा था। वो रात भर उसी के बारे ही सोच रहा था। सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई और सुबह वो लेट से उठा। उठने के बाद उसने सीखा कि बीमारी के विषय में पिताजी से बातें की और तब पिताजी ने बताया कि बेंगलोर में रहने वाला उसका दोस्त रमेश भी गांव आया है। यह सुनकर आलोक बहुत खुश हुआ। उस दिन खाना खाने के बाद 3 बजे के लगभग वह रमेश के घर जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले भी उसके मन में कुछ प्लान था। वो मोहिनी को पूरी तरह से पाने के लिए, हमेशा के पाने के लिए अब एक प्लान तैयार कर चुका था। उसने शिखा को अपने कमरे में बुलाया और फिर उस दिन का सारा हाल उसने शिखा को बताया। उसने बताया कि वो पगडंडियों का रास्ता होकर सापित नदी पार करके किस तरह आया था और किस तरह मोहिनी मिली थी। उसने बताया कि उसके और मोहिनी के बीच में एक प्यार का बंधन बन चुका है और वो मोहिनी से शादी करना चाहता है। मोहिनी भी उसे चाहती है। उसने शिखा से कहा कि वो अकेले में माँ और बाबूजी से इस विषय में बात करे और उनकी रजामंदी ले। उसके मन में ये डर था कि कहीं माँ इनकार न कर दे। हालांकि पिताजी की तरफ से उसे पूरा सपोर्ट मिलने की ये आशा भी थी। शिखा से सब कुछ बताने के बाद वो रमेश के घर की ओर चल पड़ा। रमेश के घर पहुंचने के बाद दोनों दोस्त आपस में मिले और ढेरों सारी बातें की। इन्हीं बातों के बीच फिर शाम हो गई और अब फिर से आलोक को नदी तट जाना था मोहिनी से मिलने के लिए। और रमेश के घर से निकलने के बाद वो घर नहीं आया, बल्कि सापित नदी की ओर चल निकला। वहाँ तो पहले से ही मोहिनी बैठी हुई थी। वो मोहिनी के करीब जाकर बैठ गया और दोनों एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर बातें करते रहे। दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे और उसी नदी तट के अगल बगल में घूमते रहे, टहलते रहे। उनका प्यार परवान चढ़ रहा था। उसने बताया कि शिखा से उसने शादी के विषय में बात की है और शिखा आज ही माँ बाबूजी से बात करेगी। यह सुनकर अचानक मोहिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो इस बात को समझ नहीं पाया कि मोहिनी को क्या हुआ। उसने पूछा कि क्या उसे शादी से इनकार है। उसने ना में सर हिलाया। इसके बाद फिर रात हुई और अब उसकी चलने की बारी थी। उसने फिर मोहिनी से कहा कि चलो घर चलते हैं, लेकिन मोहिनी आज भी नदी तट पर अकेले ही रुकना चाहती थी। मजबूरन आलोक उसे नदी तट पर अकेला ही छोड़कर अपने घर की ओर बढ़ चला। जब वो घर के अंदर आया तभी उसकी माँ उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने सीधा सा सवाल किया, कहाँ से आ रहे हो? अब आलोक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा रमेश से मिलकर। माँ ने तड़ाक से एक झापड़ उसके गालों में रसीद किया और बोली कि झूठ कब से बोलने लगे, तुम तो नदी तट से आ रहे हो। फिर माँ ने पूछा यह कब से चल रहा है? तब आलोक ने उसे सारा किस्सा कह सुनाया। माँ यह सुनकर बहुत नाराज हुई कि उसके मना करने पर भी वो पगडंडियों के रास्ते और सापित नदी होते हुए गांव आया था। वो उससे बहुत नाराज थी। उसने पूछा कि वो मोहिनी को जानता है? उसने कहा हाँ, वो तो रोज उससे मिलता है। तभी माँ ने बताया कि बेटा तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जानते हो मोहिनी कौन है? आलोक ने कहा हाँ जानता हूँ, वो गुप्ता जी की बड़ी बेटी है मोहिनी। माँ ने कहा बेटे वो गुप्ता जी की बेटी थी, बेटी है नहीं। आलोक ने पूछा मतलब? माँ बोली बेटे आज से 5 साल पहले
जब तुम शहर में स्कूल में पढ़ रहे थे उस वक्त ही मोहिनी एक दिन सापित नदी के किनारे अपने गाय के बछड़े को खोजने के लिए गई थी। वो अंधेरा हो चुका था और अचानक वो सापित नदी में डूब गई। शायद सापित नदी की आत्माओं ने उसे खींच लिया था। दूसरे दिन उसकी लाश मिली। घर वालों ने उसका क्रियाक्रम किया, लेकिन उसके बाद से मोहिनी की आत्मा उसी सापित नदी में है। उसी सापित नदी में वो अपने ही गांव के नहीं, आसपास के कितने गांव वालों को सापित नदी में डुबो के मार चुकी है। वो सापित नदी में इंतजार करती है लोगों को भूले भटके आने का, और जैसे ही कोई आता है उसे मार डालती है। तब आलोक ने एक सवाल पूछा, फिर माँ मुझे उसने क्यों नहीं मारा? मैं तो आज 3 दिनों से उससे मिल रहा हूँ। तब माँ ने आश्चर्य से कहा, यही तो बात समझ में नहीं आ रही है, मोहिनी ने तुझे क्यों मारा? और अब तुम ऐसा करो, कल सुबह ही घर से निकलो और सीधे शहर जाकर अपना कॉलेज ज्वाइन करो। उस रात आलोक ने खाना भी नहीं खाया, सीधे अपने कमरे में जाकर वो बिस्तर पर लेट गया। लेटे लेटे वो सोच रहा था, क्या सचमुच मोहिनी एक आत्मा है? क्या मोहिनी मर चुकी है? उसे लग रहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, लेकिन वो जानता था कि उसकी माँ कभी झूठ नहीं बोलती है। अब उसे ये लग रहा था कि जब मोहिनी आत्मा है, वो लोगों को डुबो के मारती है, तो फिर उसे क्यों छोड़ रही है? उसे क्यों जिंदा छोड़ देती है? आलोक के इन सभी सवालों का जवाब अगर कोई दे सकता था तो वो मोहिनी थी, और मोहिनी ही बता सकती थी कि वो उसे जिंदा क्यों छोड़ रही है या किस रोज उसे मारेगी। इसके लिए उसे मोहिनी से मिलना था, और उसने ये प्रण भी किया कि वो मोहिनी से मिलेगा। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि उसे तो सुबह उठकर शहर जाना है। यही सोचते सोचते वो रात को सो रहा था कि तभी आधी रात को उसे महसूस हुआ कि बारिश हो रही है। वो करवट बदल कर सोने लगा। तभी उसे लगा कि दरवाजे पर कोई उसे आवाज दे रहा है। उसने अपना भ्रम दूर करने के लिए खिड़की खोल के देखा, और खिड़की खुलते ही उसने जो नजारा देखा उससे वो कांप कर रह गया। उसके सारे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल पानी में भीगती हुई बाहर में मोहिनी खड़ी थी और उसे ही आवाज दे रही थी। ना जाने किस आकर्षण में बंधा, किस मोह में फंसा, दरवाजा खोलकर वो मोहिनी के करीब चला गया। दोस्तों, इस अंक में इतना ही। कहानी लंबी होती जा रही है। अगले अंक में ये हम जानते हैं कि मोहिनी आलोक को बाहर बुलाकर क्या की। क्या मोहिनी आलोक को सापित नदी ले गई? क्या आलोक जिंदा वापस अपना घर आया? इन सब सवालों का जवाब अगले अंक में जानते हैं, और अगला अंक और भी डरावना है। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर भेजें।